शनाया तनेजा अपनी पढ़ाई इंडिया से पूरी करने के बाद पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चली गई और वापस आकर इंडिया में एक बड़ी एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करने लगी। शनाया जितनी तेज दिमाग की थी उतनी ही सुंदर भी थी। एक रोज एयरपोर्ट पर उसकी टक्कर अभिनव नाम के एक लड़के से हुई जो कि एक बैंक में मैनेजर था। शनाया को देखते ही अभिनव उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन शनाया उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी अभिनव की नजर जमीन पर पड़ी लेडीज हैंकी पर जाती है। एक्सक्यूज मी, ये आपका हैंकी। ओह थैंक्स। फिर अभिनव का ध्यान उसकी यूनिफॉर्म पर जाता है। ओह, तो पायलट हैं आप? नहीं, एयरपोर्ट पर गोलगप्पे का ठेला लगाती हूँ। ओह रियली? फिर तो गोलगप्पे भी आपकी तरह ही होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ शट अप। शनाया वहाँ से चली जाती है। अरे रुकिए, कम से कम अपना नाम और नंबर तो बताती चाहिए। शनाया उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी रश्मि नाम की एक लड़की उसके पास आती है। हे हैंडसम, मैं उस लड़की की दोस्त हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका नाम और नंबर दोनों बता सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ पूछ। रश्मि उसे उसका नाम और नंबर दोनों बता देती है, लेकिन ध्यान रहे उसे बोलना मत कि ये नंबर मैंने तुम्हें दिया है। डोंट वरी साली साहिबा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, नंबर के लिए थैंक्स। अपनी जूता छुपाई की रस्म में तुम्हें पूरे 11,000 शगुन दूंगा। ये सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगती है। अभिनव नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शनाया को टेक्स्ट मैसेज करता है और फिर फोन कॉल्स करता है। पहले तो शनाया थोड़ा भाव खाती है, लेकिन फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में और आखिर में शादी के मुकाम तक पहुँच जाती है। और अब शनाया शादी कर अमृतसर के गाँव में बहू बनकर आ जाती है। लेकिन जहाँ शनाया की उड़ानें आसमान में होती है, वहीं उसके ससुराल वालों की जमीन पर। मतलब उसका ससुराल बड़ा ही साधारण होता है। सुना है गायत्री तेरी नू जहाज उड़ाती है और की पायलट बहू है मेरी। मजाल है पूरे पिंड विच किसी की बहू को साइकिल भी चलानी आती हो, लेकिन मेरी बहू तो सीधा हवाई जहाज उड़ाती है, हवाई जहाज। अपने घर पायलट बहू के आने पर उसकी सास गायत्री बड़ी खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, बहू तुझे पता है कल अपनी वो पड़ोसन आशा मिली थी, बोल रही थी कि अब तो पायलट बहू घर में आ गई है तो घर में अब तो जहाज में जहाँ मर्जी मुड़वा सकती हूँ। अब उनको क्या पता कि हम आज तक जहाज में बैठे ही नहीं। वैसे बहू, मेरा एक सपना है कि मैं एक बार ऊपर जाऊं। हे राम जी, क्या कह रहे हो आप? शुभ शुभ बोलिए। सोचिए मैं सफेद साड़ी में कितनी गंदी लगूंगी। अरे चुप कर तू, मेरे कहने का मतलब है ऊपर हवाई जहाज में जाऊं। बस इतनी सी बात है पापा जी, मैं अभी हम सबकी टिकट बुक करवा देती हूँ। हम सब साथ में लंदन चलते हैं, वहीं घूम कर आएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। भाभी मैं अभी कुछ शॉपिंग करके आती हूँ, फिर तो लंदन जाने के लिए। बहू मैं भी सारे मोहल्ले विच बता कर आती हूँ। और मैं अपने बालों की सेटिंग करवा कर आता हूँ। सुना है बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती हैं जहाज में चाय पानी देने। कुछ दिन बाद वो सारी तैयारियां करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ प्लेन में पहुँचने के बाद, मम्मी मुझे खिड़की वाली तरफ बैठना है। सुनिए भाई साहब, मेरी बेटी को उस तरफ की सीट पर बैठने दीजिए। वो क्या है ना, उसका बस में भी जी मचल जाता है और उल्टियाँ करने लगती है। कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी उल्टियाँ करने लगे, बेकार में आपके कपड़े गंदे होंगे। तुम पागल खाने से आए हो क्या? जहाज में चढ़ने किसने दिया तुमको? हाँ, ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, नहीं तो भाभी को बोलकर जहाज लंदन की जगह पाकिस्तान घुमा दूंगा। जानता भी है जो जहाज उड़ा रही है ना, वो मेरी भाभी है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और उसे अपनी सीट दे देता है। कुछ देर बाद हम लोग घर से पराठे और अचार लेकर आए। कब से वेट कर रहे कि प्लेन थोड़ी देर के लिए कहीं रुके तो हम अपना खाना खा ले, लेकिन इसका तो स्टेशन ही नहीं आ रहा। रुक तू, मैं अभी बहू को बोलती हूँ जहाज को कहीं साइड में लगा लेगी। क्या करती हो भाग्यवान, बहू अभी जहाज उड़ा रही है, वो अपने आप रोक देगी समय आने पर, जैसे ढाबे पर बस का ड्राइवर रोक देता है। अच्छा, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं अभी थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। ओ गौरी चिट्टी मैम, जरा यहाँ तो आना। जी सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नहीं, सेवा की जरूरत नहीं है, तू बस मैंने ये बता कि ये संडास जाने का रास्ता किधर है? जी मैं समझी नहीं सर। जी वो टॉयलेट जाने का रास्ता पूछ रहे हैं। ओह प्लीज कम सर। जगदीश टॉयलेट में चला जाता है और पूरे 1 घंटे तक बाहर नहीं आता। फिर बाहर से एक आदमी दरवाजा पीटता रह जाता है। अरे कौन है भाई, आ भी जाओ, कब से वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद जगदीश पेट पर हाथ रखकर बाहर आता है। कुछ भी कहो, लेकिन जो मजा अपने अमृतसर के खुले खेतों में जाने का है ना, वो इस बड़े जहाज की गुफा जैसे टॉयलेट में नहीं है। जा भाई जा। अच्छा सुन, नाश्ते में क्या मूली के पराठे खाकर आया था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं, जहाज में बैठे सभी लोगों को पता चल रहा होगा। चल जा, आप जल्दी से जा यहाँ से।
इधर गायत्री बार बार जहाज में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मैडम, ये बस नहीं प्लेन है, आप बैठ जाइए प्लीज। चुप कर, तू कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं सास हूँ, सास, समझी? कुछ देर बाद उसकी सास कॉकपिट में चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कॉकपिट है, यहाँ आना किसी को अलाउ नहीं होता। चुप कर तू, मैं तेरी सास हूँ, मर जानी है। और सास आंधी तूफान की तरह होती है जिसे कोई कहीं आने से नहीं रोक सकता। अब तू यहाँ क्या तब से बैठकर कुर्सी तोड़ रही है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आहा, ऐसा कर, तू मेरे पैरों की मालिश कर दे, थोड़ा आराम आ जाएगा। माँ जी, मैं जहाज उड़ा रही हूँ, कुर्सी नहीं तोड़ रही। आप यहाँ से बाहर जाइए। अगर कंट्रोल रूम तक ये बात चली गई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सत्यानाश जाए इन एयरलाइंस वालों का, जो कैसे कैसे नियम बनाए कि अपनी बहू से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। आप बाहर जाइए, मैं अभी एयर होस्टेस को बोलती हूँ, वो आपके पैरों को दबा देगी। शनाया एयर होस्टेस प्रिया को अपनी सास के पांव दबाने के लिए कहती है। प्रिया सास के पांव दबाने लगती है। कैसे चींटी की तरह पाँव दबा रही है, और खुद भी कैसे माचिस की तिल्ली की तरह है, सुखी सी। कुछ खाती नहीं क्या? निधि पुत्र, इसको घी का डिब्बा निकाल कर दे बैग से। थोड़ा घी खाया करेगी तो मोटी हो जाएगी। जी नहीं आंटी जी, हमें फिट रहना होता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है। अरे आग लगे ऐसी जॉब को। अच्छा चल, अब थोड़ा जोर से पैर दबा। वैसे माँ, ये तेरी छोटी ना बनने लायक है, देख तो कितने अच्छे से सेवा कर रही है। हाँ, क्या बोलती है? एरा गैरा नहीं है, ये बिजनेस है इसका, अमृतसर में कच्चा बनियान का। ये कार्टून तो इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हो ना तो भी मैं जहाज से कूदना स्वीकार करूंगी, लेकिन इस नमूने से शादी करना नहीं। हेयर स्टाइल कराकर खुद को शाहरुख खान समझ रहा है। प्रिया थोड़ी देर बाद पाँव दबाकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सच कह रही हूँ राखी, अगर ये शनाया मैडम के ससुराल वाले नहीं होते ना तो मैं इन्हें इस प्लेन से धक्का दे देती। दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार जब से आए हैं। चिल यार। तभी अचानक से बाहर मौसम बिगड़ने लगता है और जहाज डगमगाने लगता है। सास बुरी तरह घबरा जाती है। वो एक बार फिर कॉकपिट में चली जाती है। मर गई रे, मर गई बहू, बहू, ये कैसे जहाज उड़ा रही है तू? माँ जी, आप यहाँ देखिए, अभी मौसम खराब है, आप बाहर जाइए और मुझे जहाज उड़ाने दीजिए, नहीं तो कोई घटना भी घट सकती है। हे राम, अभी तो मैंने कई साल जीना है, अभी तो मैंने नाती पोतों का मुंह भी नहीं देखा। बहू मुझे बचा ले बहू। मौसम बिगड़ने के कारण सभी घबराए हुए थे। प्लेन अपना नियंत्रण खो देता है। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, वी नीड एन इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। कंट्रोल रूम से परमिशन मिलने के बाद शनाया प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर पहुंचा देती है। शनाया बड़े प्यार से सब कुछ कंट्रोल में कर लेती है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हमने सही से लैंड कर लिया है। ये सुनकर सभी यात्री खुश हो जाते हैं और गायत्री को अब समझ आता है कि उसकी बहू कुर्सी पर खाली बैठी नहीं रहती, बल्कि हवाई जहाज उड़ाते वक्त अपने साथ साथ उसमें बैठे कई 100 लोगों की जान की जिम्मेदारी भी उस पर होती है। मैनू माफ कर दे बहू, सचमुच में बड़ी बहादुर बहू है मेरी। कुछ देर बाद टेक्निकल इशू ठीक होने के बाद वो अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं और कई घंटों के सफर के बाद लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वो एक होटल में रुकते हैं। 2 दिन बाद अभिनव भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके लंदन पहुंच जाता है, जहां कुछ दिन वो सब साथ में सारा लंदन घूमते हैं। जिसकी मुख्य किरदार है पावनी, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राहुल सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। बाय पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स पापा, बट आई एम गेटिंग लेट। आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं निकल रही हूँ। अरे रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। पावनी के पापा राहुल ने अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो पावनी के साथ जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर, पहले कॉलेज ले चलो, पावनी को ड्रॉप करके फिर ऑफिस चलना। हाँ पावनी, और बताओ कैसा चल रहा है कॉलेज में? फर्स्ट क्लास पापा। बेटा, मुझे समझ नहीं आता कि शहर के इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेज छोड़कर तुमने उस टीचर कॉलेज को क्यों चुना? पापा, भले ही मेरा कॉलेज सरकारी है, लेकिन वहाँ के टीचर्स सबसे बेस्ट है। आपके सो कॉल्ड बढ़िया कॉलेजेस में फैसिलिटीज तो बहुत हैं, पर वहाँ की टीचर्स, उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। अब श्याम भैया, बस यहीं रोक दो। यहाँ क्यों? कॉलेज तो अभी आगे है ना? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर ही खड़े होंगे और मैं उनके सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। इतना कहकर पावनी गाड़ी से उतर गई और फिर सर, पावनी मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि किसी को मालूम चले कि वो कितने अमीर बाप की बेटी है। ठीक तो है, सब उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग भीख मांग मांग कर उसे परेशान कर देंगे।
ड्राइवर श्याम राहुल की बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया। वो पावनी को उसके बचपन से जानता था। वो समझता था कि पावनी असल में अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती। असल में लोगों को लेकर पावनी और उसके पिता की सोच में काफी अंतर था। उधर कॉलेज में। हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? सॉरी, वो तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में बसों में कितनी भीड़ रहती है। चिंता मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपनी बाइक पर ले चलूंगा, फिर तुम्हें बसों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से नहीं मिलने वाला कोई दहेज वहेज, अभी से बता रही हूँ, समझे? मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में अपना एक छोटा सा खेत है। खेती का काम अब पापा के बस का रहा नहीं, तो उसी जमीन को बेचकर एक बाइक लूंगा और एक छोटी सी दुकान खरीद लूंगा। कहाँ? इसी शहर में क्या? हो मैडम हो, इतना रईस नहीं हूं मैं। खुद को पूरा बेच भी दूंगा ना, तब भी यहाँ दुकान नहीं खरीद पाऊंगा। केशव की बात पर पावनी जोर जोर से हंसने लगी। केशव और पावनी कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पर पावनी ने केशव को कभी नहीं बताया कि वो कितनी अमीर है, जबकि केशव ने पावनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। केशव गांव से शहर आया पढ़ने के लिए और वो एक छोटे किसान का बेटा था। ऐसे ही वक्त बीता और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने को आ गई। फिर एक दिन, पावनी, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। पर उनसे क्यों मिलना है तुम्हें? अरे उनसे मिलवाओगी नहीं तो तुम्हारा हाथ किससे मांगूंगा भाई? अच्छा, और वो एक बेरोजगार के हाथ में मेरा हाथ दे देंगे? ओ मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, फिर आना मेरा हाथ मांगने। ठीक है, तो फिर डन रहा। मैं अगले महीने तक अपना वो खेत बेचकर गांव में एक दुकान खोलता हूँ और एक नई बाइक भी खरीद लूंगा, और फिर उसी बाइक पर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। सही है? तुम्हारे घर वालों पर भी तो इम्प्रेशन जमना चाहिए कि लड़का पैसे वाला है भाई। केशव की बात सुनकर पावनी मुस्कुरा दी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन पावनी ने हिम्मत करके अपने पापा राहुल सिंघानिया को केशव के बारे में बता ही दिया। केशव की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकर राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्या कहा तुमने? किसान का बेटा? और वो खुद क्या करता है? पापा, वो गांव में उसकी दुकान है। गांव में? बेटी, आर यू गॉन मैड? कैसे रहोगी तुम उस फटीचर के साथ? राहुल सिंघानिया की बेटी एक गांव में गोबर और कीचड़ के बीच रहेगी क्या? पापा प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम और मैं उसके बिना। शट अप पावनी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचो। आई एम सॉरी पापा, पर मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उसे पसंद किया है। ओह, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुमने इंसान देखकर प्यार किया और उसने तुम्हारा पैसा देखकर। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। ये बात कान खोलकर सुन लो तुम। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे आपसे कोई दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है। मैं तो उस फटीचर की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बात कहकर राहुल सिंघानिया वहां से चले गए और पावनी को समझ आ गया कि केशव से उसकी शादी उसके पिता की मर्जी से तो कभी नहीं हो सकती। अब पावनी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान लिया और सीधे केशव के पास चली गई। केशव अपनी नई बाइक लेकर आया था। इसके बाद पावनी ने हिम्मत करके केशव को सब कुछ बता दिया। केशव फौरन पावनी को अपने साथ एक मंदिर लेकर गया और वहां दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही बहुत सादगी से हुई थी, लेकिन इस शादी से पावनी और केशव दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? पावनी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? यहाँ गांव में रहकर मैं अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर हम शहर चले गए तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? पावनी की समझदारी भरी बातें सुनकर केशव को बहुत अच्छा लगा। दरअसल केशव के पापा की तबीयत काफी खराब रहती थी, इसलिए केशव उन्हें छोड़कर शहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन जब केशव और पावनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में ही केशव की बाइक खराब हो गई और फिर शिट, ये क्या हो गया यार? अब तो फंस गए। कोई बात नहीं, आसपास कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान होगी ना, चलो देखते हैं। अरे नहीं बाबा, यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर तक कोई बाइक की दुकान नहीं है। केशव की बात सुनकर पावनी दुखी भी थी और हैरान भी। हैरान इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी और हाईवे होने के बावजूद वहाँ कोई बाइक रिपेयर की दुकान नहीं थी। किसी तरह वो दोनों रात को अपने घर पहुँचे और अगली ही सुबह पावनी तैयार होकर बिना किसी से कुछ कहे शहर के लिए निकल गई। जब केशव को पावनी घर में नहीं दिखी तो उसने उसे फोन किया। पावनी, कहाँ हो तुम? सॉरी केशव, तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। मैं शहर आई हूँ किसी काम से, शाम को आकर सारी बात बताती हूँ। पावनी एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही थी। दरअसल केशव का जन्मदिन आ रहा था और पावनी उसके जन्मदिन पर उसे एक बड़ा तोहफा देना चाहती थी।
वो अपने पापा के ड्राइवर श्याम से जाकर मिली। अंकल नमस्ते, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्याम कई सालों से राहुल का ड्राइवर था और गाड़ी और रिपेयरिंग के बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी थी। पावनी उसकी बहुत इज्जत करती थी और श्याम भी पावनी को बहुत मानता था। वो पावनी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। श्याम से मिलने के बाद पावनी सीधे बैंक गई और वहां एक फाइल दिखाकर उसने लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी और बैंक को पावनी का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब पावनी घर लौटी तो वो एक छोटे से ट्रक में सवार थी। पावनी, अब ये सब क्या है? और ये ट्रक? हाँ, मैं इस ट्रक में हमारी खुशियां और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का गेट खोला तो दिखाई दिया कि पूरा ट्रक छोटी बड़ी कई सारी पेटियों से भरा पड़ा था, जिनमें बाइक रिपेयरिंग के लिए जरूरी हर सामान मौजूद था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पावनी ने आगे बढ़कर केशव को गले से लगाया और चहकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर। पावनी ने न सिर्फ पूरे गांव की एक बड़ी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था, बल्कि केशव को उसके गांव में रहकर ही अच्छी कमाई करने का एक बढ़िया मौका भी दे दिया था। ठीक एक हफ्ते बाद केशव के ऑटो सर्विस सेंटर का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब लोग पावनी और केशव के लिए तालियां बजा रहे थे और केशव आंखों में आंसू लिए बस पावनी को देखे जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि पावनी के रूप में उसने बिल्कुल सही जीवन साथी को चुना है, जो उसके स्वाभिमान की भी कीमत समझती है और हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने की हिम्मत भी रखती है।